नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मुंड में। साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मुग़ल साम्राज्य की। और मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत बाबर के संदर्भ में मेरे द्वारा पहले वीडियो प्रदर्शित किया जा चुका है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मुग़ल बादशाह हुमायूं के जीवन के संपूर्ण पहलुओं के बारे में। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे द्वारा प्रत्येक बुधवार तथा शनिवार को प्रातः 9 बजे जो वीडियो प्रस्तुत किए जाते हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मुग़ल साम्राज्य हुमायूं। सबसे पहले साथियों देखिए, हुमायूं का शासनकाल, ये आपको ध्यान में रखना है। मुग़ल बादशाह हुमायूं का जो शासनकाल है वो दो भागों में बंटा हुआ है, 1530 से 1540 और उसके पश्चात 1540 से 1555 तक भारत में सूरी वंश का शासन स्थापित हुआ था, जिसके संस्थापक शेरशाह सूरी शेर खां थे। दूसरा जो काल रहा है हुमायूं का वो रहा है 23 जुलाई 1555 से 24 जनवरी 1556 तक। अब देखिए, हुमायूं के जन्म की अगर अपन बात करें तो हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 में काबुल में। और काबुल आपको पता होना चाहिए, बाबर का जो मकबरा है वो है काबुल में, तो यहीं पर हुआ था हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508। हुमायूं का जन्म बाबर की तीसरी पत्नी माहम बेगम से हुआ था। तो बाबर की तीसरी पत्नी थी माहम बेगम, जिसका नाम माहम सुल्ताना भी था। तो या तो माहम बेगम आपको ऑप्शन में दिया जाएगा या माता का नाम दिया जाएगा माहम सुल्ताना। पिता जो थे इनके वो बाबर थे। छोटे भाई कामरान तथा अस्करी का जो जन्म हुआ था वो बाबर की पत्नी गुलरुख बेगम से हुआ था तथा सबसे छोटा जो पुत्र था बाबर का वो था हिंदाल। हिंदाल का जन्म जो है वो दिलदार बेगम से हुआ था। अब देखिए साथियों, इतिहासकार लेनपुल के संदर्भ में प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है जब बात हुमायूं की चलती है। तो इन्होंने ही हुमायूं का अर्थ बताया था। इनके अनुसार हुमायूं का अर्थ होता है सौभाग्यशाली या भाग्यवान। परंतु हुमायूं अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा, वह ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है कि किसके अनुसार हुमायूं जीवन भर ठोकर खाता रहा तथा ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये कथन जो है ये दिया गया है इतिहासकार लेनपुल के द्वारा। अगली बात अपन करेंगे साथियों मीर खलीफा षड्यंत्र की। तो मीर खलीफा षड्यंत्र का जो संबंध है वो हुमायूं के शासनकाल से रहा है। देखिए क्या था ये षड्यंत्र। प्रारंभ में बाबर के मंत्री निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा हुमायूं के स्थान पर बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। इसी सत्ता परिवर्तन को ही षड्यंत्र का नाम दिया गया है, मीर खलीफा षड्यंत्र। तो बाबर के जो मंत्री थे निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा, ये हुमायूं के स्थान पर बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाना चाहते थे और इसके लिए जो इन्होंने षड्यंत्र रचा था वो कहलाता है मीर खलीफा षड्यंत्र। लेकिन बाद में परिस्थितियां कुछ विपरीत हो गईं और मीर खलीफा ने हुमायूं को ही बादशाह बनाया जाना उचित समझा। इसी कारण से हुमायूं के राज्याभिषेक में 4 दिनों का विलंब भी हुआ। हुमायूं का राज्याभिषेक जो हुआ था वो हुआ था 30 दिसंबर 1530 को। अब देखिए साथियों, जो आदेश बाबर ने अपने जीवन काल में हुमायूं को दिया था उसी आदेश की पालना हुमायूं के द्वारा की गई थी और इस आदेश की पालना करना हुमायूं के लिए असफलता लेकर आया। तो क्या था वो आदेश जो बाबर ने अपने जीवन काल में अपने पुत्र हुमायूं को दिया था। बाबर ने कहा था कि अपने साम्राज्य को भाइयों के मध्य विभाजित कर देना और ऐसा ही मुग़ल बादशाह हुमायूं ने किया भी। साम्राज्य विभाजन ही आगे चलकर हुमायूं की असफलता का कारण भी बना और दूसरी असफलता का जो कारण बना हुमायूं का वो था हुमायूं का कमज़ोर चरित्र। हुमायूं ने अपने भाइयों को कौन कौन से क्षेत्र प्रदान किए ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अपने भाई कामरान को हुमायूं ने
काबुल व कंधार सौंप दिया, अश्करी को संभल का क्षेत्र दिया, हिंदाल को मेवात की जागीर प्रदान की और हुमायूं का जो चचेरा भाई था सुलेमान मिर्ज़ा, उसे हुमायूं ने बदखशां की जागीर प्रदान कर दी। इसके अलावा देखिए साथियों, हिंदाल जो था उसने आगरा में सम्राट की पदवी भी धारण कर ली थी। अगला है कालिंजर पर आक्रमण। देखिए साथियों, हुमायूं के द्वारा गद्दी प्राप्त करने के पश्चात सबसे पहले जो आक्रमण किया गया था वो 1531 में कालिंजर पर आक्रमण किया गया था। 1531 में हुमायूं ने कालिंजर के शासक प्रताप रुद्र देव को पराजित किया और कालिंजर के हिंदू मंदिरों को तोड़ा। इसके पश्चात एक युद्ध जो आपको ध्यान में रखना है वो है दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध अगस्त 1532 में लड़ा गया था और इस युद्ध में हुमायूं ने अफगानों को हराया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस युद्ध में हुमायूं ने अफगानों को हराया और अफगानों का नेतृत्व दोहरिया के युद्ध में किसके द्वारा किया गया था? तो अफगानों का नेतृत्व किया गया था महमूद लोदी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। युद्ध में शेर खां, जो शेर शाह सूरी के नाम से हम जानते हैं, महमूद लोदी के साथ था। तो शेर शाह सूरी ने जो है वो महमूद लोदी या अफगान सेना का दोहरिया के युद्ध में सहयोग किया था। और ये दोहरिया जो स्थान कहाँ है, इसके संदर्भ में भी प्रश्न परीक्षाओं में आ चुका है। तो ये उत्तर प्रदेश के बाराबांकी जिले में पड़ता है दोहरिया स्थान। अब देखिए अगली बात अपन करेंगे चुनार का प्रथम घेरा। तो सबसे पहले चुनार का जो घेरा डाला था हुमायूं ने वो 1532 में डाला था और चुनार का घेरा डालकर शेर खां से हुमायूं ने अधीनता स्वीकार करवाई थी। तो शेर खां से हुमायूं ने अपनी जो अधीनता स्वीकार करवाई थी वो करवाई थी 1532 में चुनार का प्रथम घेरा डालकर। इसी समय राजस्थान और गुजरात में विद्रोह हो जाने से हुमायूं पुनः आगरा आ गया। तो इसी समय राजस्थान और गुजरात में विद्रोह हो जाने से हुमायूं पुनः आगरा आ गया। और देखिए साथियों, बाबर ने हुमायूं को शेर शाह सूरी के बारे में पहले से ही उसे चालाक अफगान कहकर चेतावनी दे दी थी। तो बाबर ने अपने जीवन काल में ही शेर शाह सूरी के बारे में हुमायूं को अवगत करवा दिया था और बाबर ने इस शेर शाह सूरी के लिए एक शब्द प्रयोग में लिया था, चालाक अफगान। अब देखिए साथियों, हुमायूं ने 1532 में ही रायसीन को भी जीता, चुनार का भी प्रथम घेरा डाला 1532 में, रायसीन को भी जीता और अगले वर्ष 1533 में मेवाड़ को संधि करने के लिए विवश किया। तो मेवाड़ को संधि करने के लिए हुमायूं ने विवश किया था 1533 में। अगला जो युद्ध है सूरजगढ़ का युद्ध, ये भी परीक्षाओं में आ जाता है सुमेलित करने की दृष्टि से। 1534 में लड़ा गया था ये युद्ध और इस युद्ध में जो है शेर शाह सूरी ने बंगाल के अयोग्य शासक महमूद शाह को पराजित किया था। तो देखिए साथियों, इससे जो है हुमायूं का कोई लिंक नहीं है, चूंकि हुमायूं उस समय मुगल बादशाह था, इस वजह से ये युद्ध अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। सूरजगढ़ का जो युद्ध है वो शेर खां या शेर शाह सूरी तथा बंगाल के शासक महमूद शाह के मध्य लड़ा गया था और उसमें शेर शाह सूरी ने महमूद शाह को पराजित किया था। इसके बाद चित्तौड़ का युद्ध लड़ा गया 1534 में, मंदसौर का युद्ध लड़ा गया अप्रैल 1535 में और 1535 में ही चंपानेर का युद्ध भी लड़ा गया। अब देखिए चुनार का पुनः घेरा। पहला जो घेरा डाला गया था वो 1532 में डाला गया था, पुनः दूसरा जो घेरा डाला गया वो डाला गया था 1538 में। शेर खां ने जब बंगाल को जीत लिया तो सूरजगढ़ के युद्ध में महमूद शाह को पराजित करके शेर शाह सूरी ने बंगाल को जीत लिया था और बंगाल को जीतने के बाद इसकी शक्ति को दबाने के लिए हुमायूं ने 1538 ईस्वी में चुनार का फिर घेरा डाला और चुनार के किले को हुमायूं ने जीत लिया। इसी दौरान जब हुमायूं ने चुनार का घेरा डाल रखा था, शेर खां ने गौड़ को जीतकर अपने परिवार तथा खजाने को रोहतासगढ़ के किले में सुरक्षित रखा। तो जब हुमायूं ने चुनार का पुनः घेरा डाल लिया था, उसी समय शेर शाह सूरी या शेर खां ने गौड़ क्षेत्र को जीत लिया था और यहीं पर इसने अपने परिवार तथा खजाने को रोहतासगढ़ के किले में सुरक्षित रखा। सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल शासक महमूद शाह ने हुमायूं की सहायता मांगी। तो सूरजगढ़ के युद्ध के बारे में हम बात कर चुके हैं और इस सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के शासक जो शेर शाह सूरी से पराजित हुए थे महमूद शाह ने हुमायूं से सहायता मांगी थी
हुमायूं ने 1538 में बंगाल को जीता तथा राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया तथा शेर खां गौड़ से रोहतासगढ़ चला गया। अगला युद्ध है चित्तौड़गढ़ का युद्ध। चित्तौड़गढ़ का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1534 में। सूरजगढ़ युद्ध के बाद में लड़ा गया था ये युद्ध, चित्तौड़गढ़ का युद्ध। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले को घेरा तो राणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य की माता कर्णवती या करमेती ने राखी भेजकर हुमायूं की मदद मांगी। तो देखिए साथियों, ये वो क्षण था जब राणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य की माता कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजी और हुमायूं की सहायता मांगी थी। और किसके विरुद्ध सहायता मांगी थी कर्णवती ने? गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध, क्योंकि गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले को घेर लिया था और इस विपत्ति की स्थिति में राणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य की माता कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजकर उनकी सहायता मांगी थी और हुमायूं ने कोई सहायता नहीं की। इसका कारण देख लीजिए आप। बहादुर शाह ने हुमायूं से प्रार्थना की थी कि वह इस समय आक्रमण न करे ताकि वह काफिरों का वध कर सके। अतः हुमायूं सारंगपुर में आकर रुक गया। तो वो सहायता के लिए जरूर चल पड़े थे हुमायूं, लेकिन बहादुर शाह के निवेदन किए जाने पर, प्रार्थना किए जाने पर हुमायूं जो है वो सारंगपुर में आकर ही रुक गया था। इसके बाद में देखिए साथियों हुआ था मंदसौर का युद्ध। इसकी अपन चर्चा कर चुके हैं कि सूरजगढ़ के बाद में चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ, फिर मंदसौर का युद्ध हुआ, फिर चंपानेर का युद्ध हुआ। उन्हीं युद्धों के बारे में मैं थोड़ी सी आपको बातें बता रहा हूं दोबारा। मंदसौर का युद्ध अप्रैल 1535 में लड़ा गया था। हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को इस युद्ध में हराया था। हुमायूं ने मांडू और चंपानेर को इस युद्ध के तहत जीत लिया। हुमायूं गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक था। वेरी इंपॉर्टेंट है, वह मुगल बादशाह जिसने सर्वप्रथम गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त की थी, तो वो था हुमायूं। हुमायूं ने अस्करी को गुजरात तथा मालवा का गवर्नर नियुक्त किया, किंतु बहादुर शाह ने कुछ समय बाद ही पुनः मुगलों को निकाल दिया। अगला युद्ध है चंपानेर का युद्ध। चंपानेर का युद्ध हुआ था अगस्त 1535 में। यह युद्ध हुमायूं तथा गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, उसके अधिकारी इख्तार खां के मध्य लड़ा गया था। तो हुमायूं तथा बहादुर शाह के अधिकारी इख्तार खां के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? चंपानेर का युद्ध। और इस युद्ध में हुमायूं विजयी रहा तथा किले से गुजरात के सुल्तानों का खजाना प्राप्त हुआ। तो हुमायूं जो है वो चंपानेर के युद्ध में इख्तार खां को पराजित कर दिया हुमायूं ने, और पराजित करने के पश्चात किले से गुजरात के सुल्तानों का जो खजाना है ये मुगल बादशाह हुमायूं को प्राप्त हो गया। तो ये युद्धों के संदर्भ में बातें थी, आपको ध्यान में रखना है। दोहरिया का युद्ध है, सूरजगढ़ का युद्ध है, चित्तौड़गढ़ का युद्ध, मंदसौर का युद्ध, चंपानेर का युद्ध। तो ये युद्ध जो हैं, हालांकि ऐतिहासिक दृष्टि से इतने इंपॉर्टेंट युद्धों में इन्हें नहीं गिना जाता है साथियों, लेकिन फिर भी हमारी परीक्षाओं में ये युद्ध आ जाते हैं और हमारे सामने विपत्ति की स्थिति खड़ी कर देते हैं। तो आप थोड़ा बहुत इन युद्धों के बारे में अवश्य पढ़िएगा। अब देखिए साथियों, कन्नौज बिलग्राम युद्ध में कामरान हुमायूं का सहयोग करने आया था, परंतु नेतृत्व के प्रश्न पर मतभेद होने के कारण बिना युद्ध लड़े चला गया। तो ये जो कन्नौज और बिलग्राम का जो युद्ध है जो 1540 में लड़ा गया था, इसकी अपन अभी आगे बात करेंगे। उस कन्नौज के युद्ध के संदर्भ में एक कथन था जो मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कन्नौज और या इसी युद्ध का दूसरा नाम होता है बिलग्राम का युद्ध। पहली बात तो कन्नौज का युद्ध दे दे या बिलग्राम का युद्ध दे दे, एक ही बात है। और इस युद्ध में हुमायूं का जो भाई था कामरान, वो हुमायूं का सहयोग करने के लिए आया था, परंतु नेतृत्व के प्रश्न पर जो है दोनों भाइयों में मतभेद हो गया और कामरान जो था वो बिना युद्ध लड़े ही चला गया। अगला बिंदु है 1538 में हिंदाल ने शेख बहलोल को मारकर आगरा में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है कि शेख बहलोल को मारकर हुमायूं के भाई हिंदाल ने स्वयं को आगरा का बादशाह घोषित कर दिया था 1538 में। और आप जानते हैं कि हुमायूं ने शासक बनने के पश्चात अपने भाई हिंदाल को मेवात की जागीर प्रदान की थी और हिंदाल ने आगरा में किसे मारकर जो है वो
बादशाह की उपाधि धारण की थी, तो शेख बहलोल को मारकर। अब देखिए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट जो युद्ध है जो आपको ध्यान में रखने हैं हुमायूं के शासनकाल के संदर्भ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध लड़ा गया था 29 जून 1539 में। बंगाल से लौटते समय बक्सर के निकट गंगा तथा करमनासा, इन दो नदियों के किनारे पड़ता है ये चौसा स्थान। गंगा तथा करमनासा नदियों के मध्य चौसा नामक स्थान पर हुमायूं को शेर खां ने पराजित किया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चौसा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था शेरशाह सूरी या शेर खां तथा हुमायूं के मध्य, और इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। हुमायूं को अपनी जान बचाने हेतु गंगा नदी में कूदना पड़ा तथा निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं को नदी में डूबने से बचाया। जान बचाने के बदले में हुमायूं ने निजाम को एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह बनाया तथा निजाम भिश्ती ने चमड़े के सिक्के भी चलाए। तो ये आपको घटनाक्रम ध्यान में रखना है कि किस तरह से हुमायूं की जान जो है वो निजाम भिश्ती के द्वारा बचाई गई, और हुमायूं ने अपने जीवन बचाए जाने के बदले में उस व्यक्ति को एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह बनाया और निजाम भिश्ती ने चमड़े के सिक्के चलाए। चौसा युद्ध के पश्चात शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के ढलवाए। अब देखिए साथियों, चौसा युद्ध में हुमायूं की पराजय का कारण क्या रहा? तो पराजय का कारण जो रहा था वो रहा था हुमायूं की अव्यवस्थित सेना तथा भाइयों का सहयोग न मिलना। इससे अगला जो युद्ध है चौसा का युद्ध, उसके बाद में लड़ा गया था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जिसकी बात अपन अभी कर रहे थे कि कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में जो है वो कामरान जो था वो हुमायूं की सहायता करना चाह रहा था, लेकिन नेतृत्व के प्रश्न में दोनों भाइयों में मतभेद हो गया और कामरान ने हुमायूं की सहायता नहीं की थी। तो उसी कन्नौज के युद्ध के बारे में अपन पढ़ेंगे। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध ये लड़ा गया था 17 मई 1540 को। तो चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया और अगले वर्ष लड़ा गया कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। इस युद्ध में हुमायूं शेर शाह से निर्णायक रूप से पराजित हुआ तथा मुगलों की सत्ता का अंत हुआ तथा एक बार पुनः सत्ता अफगानों के हाथों में आ गई। तो बाबर ने जब मुगल वंश की स्थापना की थी उससे पहले अफगानों का ही राज था, लोधी अफगानी थे, तो लोधियों का शासन था। बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया और बाद में भारत में मुगल वंश की स्थापना की। और जो कन्नौज का युद्ध जो था इसमें हुमायूं की निर्णायक पराजय हुई, शेरशाह सूरी विजयी रहा और भारत में मुगलों की सत्ता का अंत हो गया और सत्ता जो है एक बार पुनः किनके हाथों में आ गई? अफगानों के हाथों में आ गई। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध मध्यकालीन भारत का निर्णायक युद्ध था जिसने भारत में मुगल सत्ता का अंत हुआ, हुमायूं के प्रथम राजत्व की समाप्ति हुई तथा अफगानों को पुनः भारत की सत्ता मिली। अब देखिए साथियों, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं जिनका प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो हुमायूं को ही जाता है। तो देख लीजिए, इनके संदर्भ में प्रश्न बनते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हुमायूं प्रथम शासक था जिसने गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त की। तो आप जानते हैं गुजरात के शासक बहादुर शाह को इसने पराजित किया था। तो गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला शासक हुमायूं था। दूसरी बात है, बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। तो बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व करने वाला भी पहला शासक जो था वो हुमायूं था। और हुमायूं पहला शासक था मुगल वंश का जिसने हिंदुओं की तुलादान पद्धति को अपनाया। इसके अलावा हुमायूं प्रथम शासक था जिसने मीना बाजार लगवाने की प्रथा प्रारंभ की। तो ये चारों बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। अब देखिए, बात कन्नौज बिलग्राम युद्ध की चल रही थी कि यह निर्णायक युद्ध रहा, और निर्णायक युद्ध इसलिए रहा क्योंकि इस युद्ध के पश्चात जो है वो हुमायूं जो है वो भारत छोड़कर फारस चला गया और भारत पर सूरी वंश का शासन स्थापित हुआ शेरशाह सूरी के नेतृत्व में। तो कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में तारीख रशीदी के लेखक मिर्जा हैदर दोगलात ने भी भाग लिया। तो ये जो साहित्यिक ग्रंथ है ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, तारीख ए रशीदी। तारीख ए रशीदी जो ग्रंथ है ये लिखा गया है मिर्जा हैदर दोगलात के द्वारा, और इस ग्रंथ में जो है कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध का विस्तृत उल्लेख किया गया है मिर्जा हैदर दोगलात के द्वारा। दोगलात ने लिखा, एक भी तीर व गोली नहीं चली,
वह मुगल सेना युद्ध मैदान से भाग खड़ी हुई। अगला है, कन्नौज के युद्ध के बाद हिंदुस्तान की सत्ता फिर अफगानों के हाथों में आ गई तथा हुमायूं को भारत छोड़कर 1544 ईस्वी में फारस या ईरान के शाह तहमास्प के यहाँ शरण लेनी पड़ी। तो ईरान या फारस के शाह तहमास्प के यहाँ हुमायूं को शरण लेनी पड़ी। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है, शाह तहमास्प। शाह तहमास्प ने इस शर्त पर हुमायूं को शरण दी कि वह शिया मत को स्वीकार करेगा तथा इसका प्रचार प्रसार कराएगा, फैलाएगा तथा कंधार को जीतने के बाद ईरान को दे देगा। तो ये शर्त थी शाह की कि इसी शर्त के आधार पर वो हुमायूं को शरण देगा कि पहली शर्त तो ये है कि हुमायूं जो है वो शिया मत को स्वीकार करेगा, इसका प्रचार प्रसार करेगा और कंधार को जीतने के बाद वो कंधार को किसे सौंप देगा? ईरान के शाह को सौंप देगा। अब देखिए, फारस आने से पहले की बात है, युद्ध के जस्ट बाद की बात है, 1541 ईस्वी की। 1541 में मारवाड़ शासक मालदेव ने हुमायूं को शेर शाह के विरुद्ध सहायता देने के लिए निमंत्रण भेजा, परंतु हुमायूं सही समय पर मालदेव से संपर्क नहीं कर सका। हुमायूं ने निर्वासन काल के दौरान ही 29 अगस्त 1541 को हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। तो हुमायूं की बेगम का नाम था हमीदा बानो बेगम, ये आपको ध्यान में रखना है। हमीदा बानो बेगम देखिए साथियों कौन थी? हमीदा बानो बेगम हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारस के सिया मीर बाबा दोस्त, जिनका नाम जो परीक्षाओं में आता है वो ये है मीर अली अकबर जामी की पुत्री थी। तो हुमायूं के भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे मीर अली अकबर जामी, इनकी पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, जिनके साथ हुमायूं का विवाह हुआ था। हमीदा बानो को मरियम मकामी के नाम से जाना जाता है। तो मरियम मकानी के नाम से प्रसिद्ध हैं हुमायूं की बेगम हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो से ही 15 अक्टूबर 1542 को वीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है हमीदा बानो बेगम के बारे में, क्योंकि इन्हीं से अगले मुगल उत्तराधिकारी अकबर की उत्पत्ति हुई थी। हुमायूं के फारस जाते समय अकबर अस्करी के हाथ लग गया था। तो हुमायूं जब फारस जा रहे थे तो अकबर जो है इनका पुत्र था वो किसके हाथ लग गया था? अस्करी के हाथों लग गया था, हुमायूं के भाई अस्करी। इसके बारे में अपने बात कर चुके हैं। अब देखिए किस तरह से हुमायूं ने इन विपरीत स्थितियों का सामना करते हुए पुनः भारत को विजित किया, भारत में पुनः मुगल सत्ता स्थापित की। तो हुमायूं द्वारा पुनः भारत विजय। हुमायूं ने फारस के शाह तहमास्प की सैनिक सहायता से अपने भाई अस्करी को पराजित किया और किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? कंधार पर अधिकार कर लिया। कौन से वर्ष किया था हुमायूं ने कंधार पर अधिकार? 1545 ईस्वी में। अब देखिए आगे बात करेंगे हम 1547 की। 1547 में कामरान ने 5 वर्ष के अकबर को काबुल के किले की दीवार पर लटका दिया। तो हुमायूं के भाई कामरान ने 5 वर्ष के हुमायूं के पुत्र अकबर को काबुल के किले की दीवार पर लटका दिया ताकि हुमायूं किले पर तोप न चलाए। हुमायूं ने कामरान को बंदी बनाकर अंधा कर दिया। शेर शाह की मृत्यु के पश्चात हुमायूं भारत विजय के उद्देश्य से 1554 में सबसे पहले कहाँ आया था? हुमायूं आया पेशावर, तथा फरवरी 1555 में इसने लाहौर को जीत लिया। तो शेर शाह सूरी की मृत्यु के पश्चात जो है वो सूरी वंश काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ गया था और इस कमज़ोरी का हुमायूं ने फ़ायदा उठाया और हुमायूं भारत विजय के उद्देश्य से 1554 में कहाँ आया? पेशावर आया और फरवरी 1555 में हुमायूं को जो है लाहौर की प्राप्ति हो गई। लाहौर को हुमायूं ने जीत लिया। अब देखिए साथियों, आपको 2 युद्ध ध्यान में रखने हैं जिन युद्धों से हुमायूं ने भारत में पुनः मुगल सत्ता स्थापित की। तो जिन युद्धों के कारण इसने मुगल सत्ता का अंत करवाया वो तो थे चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540। और ये 2 युद्ध और आपको ध्यान में रखने हैं, हुमायूं के शासनकाल के अंतिम 2 युद्ध हैं ये। तो पहले लड़ा गया था मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया था साथियों 15 मई 1555 को। ये वर्ष आप ध्यान में रख लीजिए केवल। अब देखिए मच्छीवाड़ा स्थान कहाँ है ये भी पूछ लिया जाता है। ये पंजाब के लुधियाना क्षेत्र में पड़ता है मच्छीवाड़ा स्थान। और इस मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने अफगानों को पराजित करके मुगलों ने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया।
तो मछीवाड़ा के युद्ध में जो है हुमायूं विजित रहा और इस युद्ध को जीतने के पश्चात मुगल वंश की स्थापना नहीं हुई दोबारा। हुमायूं ने अफगानों को पराजित करके संपूर्ण पंजाब को जीता था, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला युद्ध था सरहिंद का युद्ध, यह भी इसी वर्ष लड़ा गया था। अगले ही महीने में मछीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया, उससे अगले महीने में 22 जून 1555 को। इस युद्ध में मुगल सेना ने बैराम खां के नेतृत्व में सूर शासक सिकंदर सूर को पराजित किया। तो मुगल सेना ने बैराम खां के नेतृत्व में सूर शासक सिकंदर सूर को पराजित किया। सरहिंद की विजय ने हुमायूं को फिर से भारत की सत्ता प्रदान कर दी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वह ऐतिहासिक युद्ध जिसने हुमायूं को पुनः भारत की सत्ता दिलवाई वो था सरहिंद का युद्ध। हुमायूं पुनः दिल्ली के तख्त पर बैठा, 6 माह ये शासन कर पाया। इसके बाद में 23 जुलाई 1555 से लेकर जो है अगले 6 माह तक ये गद्दी पर बैठा। हुमायूं दीन पना जिसे कहा जाता है शेर मंडल भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से लड़खड़ा कर गिरते हुए मारा गया। तो कब मारा गया था? 24 जनवरी 1556 को। इसी वजह से इतिहासकार लेनपुल का वो कथन जो आपको ध्यान में आ रहा होगा कि वह शासक जो जीवन भर लड़खड़ाता रहा तथा लड़खड़ाते हुए ही मारा गया। तो लेनपुल का ये कथन वापस दोहरा लेते हैं हम। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा तथा लड़खड़ाते हुए ही मारा गया। अब देखिए साथियों, हुमायूं जो था वो मुगल वंश का सबसे विद्वान शासक था। अगर आपसे पूछ ले कि मुगल वंश का सबसे विद्वान शासक कौन था तो वो था हुमायूं। और हुमायूं जो है वो ज्योतिष में विश्वास करता था। हुमायूं ने ही सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनने के नियम बनाए थे। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, सप्ताह के अलग अलग दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनने के नियम किसने जारी किए थे? तो हुमायूं ने किए थे। जैसे शनिवार को काले वस्त्र पहनने का नियम जारी किया, रविवार को पीले वस्त्र पहनने का नियम जारी किया और सोमवार को सफ़ेद वस्त्र पहनने के नियम इसके द्वारा जारी किए गए थे। अगला है, हुमायूं ने दिल्ली में दीनपना नामक दुर्ग का निर्माण भी करवाया। तो दीनपना नामक दुर्ग जो है वो हुमायूं के द्वारा बनवाया गया था दिल्ली में। अब देखिए साथियों, हुमायूं की अपनी जीवन में असफलता के प्रमुख कारण, हुमायूं ने अपने जीवन में जो असफलताएं प्राप्त की उनके प्रमुख कारण दोबारा देख लीजिए। हम 2 कारण देख चुके हैं कि हुमायूं का कमजोर चरित्र और भाइयों में साम्राज्य का विभाजन करना, और एक जो कारण था इसकी असफलता का वो था अफीम का शौकीन होना। बहुत अधिक मात्रा में अफीम का जो है वो हुमायूं सेवन करता था, जो इसकी असफलता का कारण बना। अब देखिए, अबुल फजल ने हुमायूं के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान ए कामिल कहा है। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए, इंसान ए कामिल हुमायूं को किसके द्वारा कहा गया है? अबुल फजल के द्वारा कहा गया है। हुमायूं की 3 प्रबल प्रतिद्वंदी उसके निकट संबंधी थे जो मिर्जा कहलाते थे। वो कौन थे जो हुमायूं के प्रबल प्रतिद्वंदी थे, उनके निकट संबंधी भी थे और जिन्होंने मिर्जा की उपाधि धारण कर रखी थी? तो एक तो हो गए जो बाबर के बहनोई थे, मेहंदी ख्वाजा, इसके अलावा मिर्ज़ा मोहम्मद सुल्तान, और तीसरे थे मोहम्मद जमान मिर्ज़ा। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे साथियों स्थापत्य कला के बारे में थोड़ी सी। हुमायूं का मकबरा, ये जो हुमायूं का मकबरा है इसका निर्माण अकबर के काल में किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर के शासनकाल में किया गया था। कहाँ है ये मकबरा? ये दिल्ली में है और अकबर के शासनकाल की पहली इमारत थी हुमायूं का मकबरा। ये क्वेश्चन आ चुका है परीक्षाओं में। अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम या बेगा बेगम ने फारसी वास्तुकार मीरक मिर्ज़ा गयास की देखरेख में इसे बनवाया था। तो ये था हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार, ये आपको ध्यान में रखना है, मीरक मिर्ज़ा गयास। ये वास्तुकार थे हुमायूं के मकबरे के। और इस मकबरे पर जो है वो फारसी प्रभाव दिखाई देता है और पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह मकबरा जिसमें पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया था। तो दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया था हुमायूं के मकबरे में। इसके अलावा 4 बाग पद्धति का पहली बार प्रयोग हुमायूं के मकबरे में हुआ था। तो दोहरे गुंबद का पहली बार प्रयोग हुआ
और चार बाग पद्धति का पहली बार प्रयोग किस मकबरे में हुआ था? हुमायूं के मकबरे में। अब देखिए साथियों, भारत का पहला बाग में स्थित मकबरा, अगर ये प्रश्न आ जाए तो आप हुमायूं का मकबरा नहीं बताएंगे। भारत का पहला बाग में स्थित मकबरा था सिकंदर लोदी का मकबरा। अब देखिए प्रश्न आता है ताजमहल का पूर्वगामी, मतलब शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था, आप सभी जानते हैं। तो वो कौन सी इमारत थी जिसे देखकर शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा प्राप्त हुई? तो वो इमारत थी हुमायूं का मकबरा। इसी वजह से यहाँ कहा गया है कि हुमायूं का मकबरा ताजमहल का पूर्वगामी था। हुमायूं के मकबरे में ताजमहल की भांति स्वतंत्र मीनारें नहीं हैं। ये कथन आपको ध्यान में रखना है। हुमायूं के मकबरे में ताजमहल की भांति स्वतंत्र मीनारें नहीं हैं। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए लोग, तो देखिए इसमें काफ़ी लोग दफनाए गए हैं, जैसे बेगा बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारा शिकोह, जहांदार शाह, फर्रुख शिहर, ये आगे शासक बने औरंगजेब के बाद में, रफ़ी उदरजात, रफ़ीउद्दौला तथा आलमगीर द्वितीय। ये कुछ नाम हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि हुमायूं के मकबरे में किन्हें दफनाया गया या नहीं दफनाया गया था। अब देखिए दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह, जो मुगल वंश के अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय, जिनको बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। तो बहादुर शाह द्वितीय तथा इसके 3 शहजादों को 1857 की क्रांति में लेफ्टिनेंट हडसन ने हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार किया था। तो बहादुर शाह जफर और इसके तीनों शहजादों को लेफ्टिनेंट हडसन ने किस मकबरे में गिरफ्तार किया था? हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार किया था। तो साथियों, ये है अपना आज का वीडियो, जो पूरी तरह से हुमायूं के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित था, और अधिक से अधिक हुमायूं के संदर्भ में मैंने तथ्य आपके बीच में प्रस्तुत कर दिए हैं। यदि आपने हुमायूं के संदर्भ में ये सारे तथ्य पढ़ लिए हैं, अपनी स्मृति में बैठा लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में असफल होंगे। हुमायूं के संदर्भ में प्रश्न इस वीडियो में से ही पूछा जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अधिक से अधिक लोगों में वीडियो को शेयर करें और लाइक करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।